हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विद होम्यो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। पार्ट 1 में हमने लॉ ऑफ मिनिमम तक देखा था। अब हम देखेंगे डॉक्टरीन ऑफ ड्रग प्रूविंग। इन होम्योपैथी वी प्रिस्क्राइब ओनली दोज मेडिसिन हुज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थ्रू द ड्रग प्रूविंग। होम्योपैथी में वही मेडिसिन यूज़ की जाती है जिसका ड्रग प्रूविंग पहले से ही किया जा चुका है, यानी उसके सिम्टम्स पहले ही नोन होने चाहिए। हैनेमैन was the first who wanted to know about the action of drug upon the human organism। डॉक्टर हैनेमैन ऐसे पहले ह्यूमन थे जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है। इसी से ड्रग प्रूविंग की शुरुआत हुई। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ड्रग प्रूविंग। यही प्रोसेस को हम ड्रग प्रूविंग कहते हैं। ड्रग प्रूविंग इज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनिक एक्शन ऑफ द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। एक ड्रग प्रूविंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हेल्दी वॉलंटियर को मेडिसिन दी जाती है और उससे जो सिम्टम डेवलप होते हैं उन्हें केयरफुली रिकॉर्ड किया जाता है। इन्हीं सिम्टम के आधार पर बाद में वही मेडिसिन सिमिलर सिम्टम वाले पेशेंट को दी जाती है। डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ड्रग प्रूविंग करते हैं वो डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन पर की जाती है। दिस आर द ड्रग प्रूविंग फ्रॉम ओनली रिलायबल नॉलेज ऑफ मेडिसिन। ड्रग प्रूविंग का उद्देश्य मेडिसिन के बारे में सही और रिलायबल इंफॉर्मेशन देना होता है, यानी मेडिसिन वास्तव में हेल्दी पर्सन पर क्या सिम्टम प्रोड्यूस करती है यही जानना होता है। विच आर वेरी मच इसेंशियल टू द क्योर डिसीज होम्योपैथिकली। यही इन्फॉर्मेशन बाद में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में काम आती है। जब पेशेंट में वही सिम्टम मिलते हैं तब वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। द ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड ऑन द ह्यूमन बींग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो ड्रग प्रूविंग एनिमल पर क्यों नहीं की जाती बल्कि हेल्दी ह्यूमन पर क्यों करती है, इसके कुछ रीज़न हैं। इफेक्ट ऑफ सेम ड्रग ऑन ह्यूमन एंड एनिमल आर डिफरेंट। जो ड्रग ह्यूमन और एनिमल पर इफेक्ट करता है वो डिफरेंट होता है। एनिमल डू नॉट गिव सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम। एनिमल हमें सब्जेक्टिव एंड मेंटल सिम्टम नहीं दे सकते, जैसे कि एनिमल नहीं बता सकते कि उन्हें हेडेक है या नहीं, डिजीनेस है या नहीं, एंजाइटी फियर महसूस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन इंसान अपनी मेंटल और सब्जेक्टिव सिम्टम्स बता सकता है। यही होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द ह्यूमन बींग शुड बी हेल्दी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। ड्रग प्रूविंग हमेशा हेल्दी पर्सन पर क्यों की जाती है, इसके रीज़न है द सिम्टम ऑफ द ड्रग एंड दैट ऑफ द डिसीज विल बी मिक्स टुगेदर। अगर किसी बीमारी व्यक्ति पर ड्रग प्रूविंग करेंगे तो मेडिसिन के सिम्टम और डिसीज के सिम्टम्स आपस में मिल जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिम्टम डिसीज का है और कौन सा मेडिसिन का। सेकेंड, इन एडिशन द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन सिक पर्सन इज द डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पर्सन। मतलब जो मेडिसिन हेल्दी पर्सन और सिक पर्सन पर अलग अलग तरह से काम करती है, इसीलिए सही ड्रग प्रूविंग केवल हेल्दी पर्सन पर ही की जाती है। सो वी कैन नॉट गेट द रियल डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इट ऑन द सिक इंडिविजुअल। अगर मेडिसिन बीमार व्यक्ति को देकर प्रूविंग करेगी तो मेडिसिन की पैथोजेनिक एक्शन सही तरह से पता नहीं चलेगी, इसीलिए ड्रग प्रूविंग हेल्दी पर्सन पर ही की जाती है। द प्योर इफेक्ट ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो बी असर्टेड टू द सम एक्सटेंट बाय एप्लॉइंग देम इन डिसीज। कभी कभी डिसीज में मेडिसिन देने पर भी उसका कुछ इफेक्ट समझ में नहीं आता, लेकिन प्योर इफेक्ट जानने का सबसे सही तरीका ड्रग प्रूविंग है। द पैथोजेनिसिटी, द डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। पैथोजेनिसिटी मतलब मेडिसिन हेल्दी पर्सन में कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस करती है, यानी मेडिसिन डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर कैन बी असेटिंग थ्रू द ड्रग प्रूविंग। मेडिसिन की पैथोजेनेटिक पावर को जानने का सबसे सही तरीका ड्रग प्रूविंग है। रिकॉर्डेड इन HMM। ड्रग प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम मिलते हैं उन्हें HMM मतलब जो होम्योपैथिक मेडिका में रिकॉर्ड किया जाता है। बाद में डॉक्टर इन्हीं सिम्टम के आधार पर मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल देखेंगे, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज। ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिस, हैनेमैन ऑब्जर्व दैट गिव अ बेस्ट होम्योपैथी ट्रीटमेंट द क्रॉनिक केस कुड रिटर्न विद रिकरेंस ऑफ द सिम्टम एट इंटरवल्स व्हाइल द एक्यूट डिसीज डिड नॉट रिलैप्स। मतलब जो शुरुआत में डॉक्टर हैनेमैन ने एक बात नोटिस की, उन्होंने देखा कि होम्योपैथी से एक्यूट डिसीज तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, दोबारा वापस नहीं आती, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज है वो पेशेंट के कुछ समय तक ठीक रहता है, फिर वही सिम्टम कुछ समय बाद वापस आ जाते हैं। यही से हैनेमैन के मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। द फेल्यूर लीड हिम टू इन्वेस्टिगेट थ्रोली अ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉनिक अफेक्शन एंड आफ्टर 12 years of experiment and observation he reached to the conclusion that the chronic disease are caused by chronic miasm। जब बार बार क्रॉनिक डिसीज वापस आने लगी तो हैनेमैन ने इसका कारण खोजने का फैसला लिया। उन्होंने लगभग 12 साल तक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन किए। इसके बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्रॉनिक डिसीज का मुख्य कारण क्रॉनिक माइजम होता है। द क्रॉनिक माइजम आर सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। हमें पता है कि जो क्रॉनिक माइजम है वो है सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस। इन्हें होम्योपैथी के 3 फंडामेंटल क्रॉनिक माइजम कहा जाता है। सोरा इज द रियल फंडामेंटल कॉज एंड प्रोड्यूस इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिसीज। हैनेमैन के अनुसार सोरा सबसे इंपॉर्टेंट माइजम है। उन्होंने माना कि बहुत सारी क्रॉनिक डिसीज की शुरुआत सोरा से ही होती है। सोरा इज द मदर ऑफ द ऑल डिसीज एंड 7/8 of the all chronic disease spring arises from it while the remaining arise from the syphilis and psychosis। हैनेमैन ने कहा कि लगभग क्रॉनिक डिसीज का कारण सोरा होता है, बाकी डिसीज सिफिलिस एंड साइकोसिस से संबंधित है।
क्योर इज़ ओनली पॉसिबल बाय प्रॉपर एंटी माइजेमेटिक ट्रीटमेंट। अगर क्रोनिक डिसीज़ का कारण माइजम है तो उसका इलाज भी एंटी माइजेमेटिक ट्रीटमेंट से ही होगा, यानी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो उसके माइजम पर काम करे। Although this theory was incorporated in the fourth edition 1829 of Organon of Medicine, but he published his classical work in 1828 Chronic Disease, the peculiar nature of the homeopathic cure। हैनीमन ने क्रॉनिक डिसीज थ्योरी को ऑर्गेनॉन के फोर्थ एडिशन में लिया और उन्होंने 1828 में एक प्रसिद्ध बुक प्रकाशित की। उसका नाम था क्रॉनिक डिसीज द पिकुलर नेचर एंड होम्योपैथिक क्योर। थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स, 6 प्रिंसिपल अब हम देखेंगे। इट इज़ अ होम्योपैथी विच स्ट्रेसेस ऑन द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ वाइटल फोर्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब अगला प्रिंसिपल है थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स। होम्योपैथी मानती है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाइटल फोर्स होती है। यही वाइटल फोर्स पूरे शरीर को हेल्दी एंड बैलेंस रखती है। जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तो डिसीज डेवलप होता है। इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज अ ट्रायून एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हैनीमन के अनुसार हैनीमन के अनुसार इंसान केवल बॉडी नहीं है, इंसान 3 पार्ट्स से मिलकर बना है, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इन्हें मिलाकर ट्रायून एंटिटी कहा जाता है। जब तीनों में बैलेंस रहता है तभी व्यक्ति हेल्दी रहता है। अगर वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाए तो बॉडी, माइंड और स्पिरिट का बैलेंस बिगड़ जाता है और डिसीज हो जाती है। अब हम देखेंगे उसका अगला पॉइंट। द स्पिरिट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लाइफ इज टर्म बाय डॉक्टर हैनेमन एज द वाइटल फोर्स। हैनेमन के अनुसार हमारे शरीर में एक वाइटल फोर्स होती है। यही वाइटल फोर्स हमारे शरीर में होने वाले सभी लाइफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, जैसे कि हार्ट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, ग्रोथ और बॉडी बैलेंस। इन सब के पीछे वाइटल फोर्स का ही रोल माना जाता है। हैनेमन स्पीक्स ऑफ द वाइटल फोर्स इन एफोरिज्म 10 ऑफ हिज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर हैनेमन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफोरिज्म 10 में वाइटल फोर्स के बारे में विस्तार से बताया है। इन हेल्दी कंडीशन इट इज़ द वाइटल फोर्स विच मेंटेन द नॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी होता है तो उसकी वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग, बैलेंस रहती है। इसके लिए शरीर के सभी फंक्शन नॉर्मल रहते हैं, जैसे कि हार्ट नॉर्मल, डाइजेशन, स्लीप नॉर्मल, सेंसेशन, फंक्शन भी नॉर्मल होते हैं ऑर्गन के, यानी हेल्दी पर्सन बैलेंस्ड वाइटल फोर्स होता है। व्हेन द वाइटल फोर्स इज डीजनरेट बाय द सम मॉर्बिड डायनामिक इन्फ्लुएंस इट कॉजेस एबनॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन। अब मान लीजिए किसी कारण वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है तो इसी डिस्टर्बेंस को हैनेमन ने मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस कहा है। जब वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होती है तो शरीर के नॉर्मल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, विच आर द मैनिफेस्टेड आउटवर्डली थ्रू द मटेरियल बॉडी एज अ एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम द टोटलिटी ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट द डिसीज। वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होने के बाद उसका असर बॉडी पर दिखाई देता है, यानी पेशेंट में सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे फीवर, पेन, वीकनेस, हेडेक। इन सभी सिम्टम को मिलाकर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स कहते हैं और यही टोटलिटी डिसीज कहलाती है। अगेन if cure is to be the established, it is the vital force that must arouse itself or be added to arise for the recovery। अब सवाल आता है पेशेंट ठीक कैसे होगा। होम्योपैथी के अनुसार मेडिसिन सीधे डिसीज को हटाती नहीं है, मेडिसिन केवल वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है। जब वाइटल फोर्स फिर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो बॉडी खुद डिसीज से लड़कर रिकवर हो जाती है। इफ द वाइटल फोर्स इज एग्जॉस्टेड एंड debilitated then the no medicine aid is helpful because the vital force has receded beyond the reach of the external aid। अगर वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाए तो मेडिसिन भी ठीक से काम नहीं कर पाती, क्योंकि रिकवरी के लिए सबसे पहले वाइटल फोर्स का रिस्पॉन्स होना जरूरी है। द डॉक्टरिन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। वाइटल फोर्स का ये प्रिंसिपल ऑर्गेनन मेडिसिन के 5th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया है। इन 6th एडिशन हैज़ बीन चेंज टू वाइटल प्रिंसिपल। बाद में ऑर्गेनन के 6th एडिशन में हैनेमन ने वाइटल फोर्स की जगह वाइटल प्रिंसिपल का उपयोग किया है। द कंसेप्शन ऑफ वाइटल फोर्स हैज़ गिव नॉन मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ द डिसीज टू होम्योपैथिक स्कूल। होम्योपैथी ये नहीं मानती कि डिसीज़ केवल बॉडी में होती है। होम्योपैथी के अनुसार डिसीज़ पहले वाइटल फोर्स में आती है, इसीलिए नॉन मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट कहा जाता है। दिस इज़ नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच टू द ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़, यानी होम्योपैथी केवल बॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करती बल्कि बॉडी, माइंड, वाइटल फोर्स तीनों का संतुलन, बैलेंस बना के रखती है। अब हम एक डायग्राम समझेंगे। जो नॉर्मल कंडीशन होती है वो वाइटल फोर्स बैलेंस करती है, इससे हेल्थ, जब मतलब वाइटल फोर्स ठीक रहती है तब व्यक्ति हेल्दी रहता है। देन मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस वाइटल फोर्स डिस्टर्ब करता है, देन एबनॉर्मल कंडीशन होता है और डिसीज हो जाता है। क्यूर होम्योपैथिक मेडिसिन स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स एंड द वाइटल फोर्स बैलेंस रिस्टोर एंड देन हेल्थ, यानी होम्योपैथी मेडिसिन वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है, वाइटल फोर्स बैलेंस हो जाता है और पेशेंट रिकवर हो जाता है। अब हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन, 7th प्रिंसिपल। होम्योपैथिक ड्रग डायनामाइजेशन आर प्रोसेस बाय विच मेडिसिन प्रॉपर्टी विच आर लैटेंट इन नेचर सब्सटेंस while in the crude state of become occurred and developed into activity to an incredible degree। स्टूडेंट मतलब सबसे पहले समझते हैं कि ड्रग डायनामाइजेशन क्या होती है। होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन अपने क्रूड स्टेट मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसमें होती है, उस समय उनकी मेडिसिनल पावर पूरी तरह से एक्टिव नहीं होती। डायनामाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेडिसिन की हिडन पावर जो लैटेंट मेडिसिनल
मेडिसिनल पावर होती है वो एक्टिवेट की जाती है, उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लोज MD, अब डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने डायनामाइजेशन की एक डेफिनेशन दी है, एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। Then potentization is the mathematical mechanical process of reducing according to scale of the crude and inert or the poisonous medicinal substance to state of the physical solubility and therapeutic activity and harmlessness of use as the homeopathic healing remedies। इसका मतलब है कि पोटेंटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रूड मेडिसिन को डाइल्यूट किया जाता है, फिर उसे सक्सेशन किया जाता है, शेक किया जाता है, इससे मेडिसिन सेफ हो जाती है, उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है और उसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। ड्रग आर द पोटेंटाइज बाय द फॉलोइंग 2 मेथड्स। होम्योपैथी में मेडिसिन को पोटेंटाइज करने के 2 मेथड है। एक है ट्राइचुरेशन, इन केस ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अगर मेडिसिन वाटर या अल्कोहल में डिसॉल्व नहीं होती तो उसे ट्राइचुरेशन मेथड से पोटेंटाइज किया जाता है। इसमें मेडिसिन को मिल्क, शुगर, लैक्टोज के साथ अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है। देन सकर्शन, इन केस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस, अगर मेडिसिन वाटर या अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाती है तो उसे सकर्शन मेथड से पोटेंटाइज किया जाता है। सकर्शन का मतलब है मेडिसिन को हर डाइल्यूशन के बाद जोर से शेक करना। द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोटेंटाइजेशन इन होम्योपैथी आर एज फॉलोज। अब देखते हैं पोटेंटाइजेशन क्यों की जाती है। टू रिड्यूस द मेडिसिनल सब्सटेंस विच हेल्प टू अवॉइड अनवांटेड मेडिसिनल एग्रीवेशन एंड साइड इफेक्ट। पोटेंटाइजेशन करने के लिए मेडिसिन की मटेरियल क्वालिटी कम होनी चाहिए, इससे अनवांटेड एग्रीवेशन कम होता है एंड साइड इफेक्ट का भी रिस्क कम होता है। होम्योपैथी बिलीव्स दैट द वाइटल फोर्स इज द डायनामिक इन नेचर एंड द डिसीज कैन ओनली बी क्योर्ड बाय द डायनामिक पावर ऑफ द मेडिसिन, नॉट बाय इट्स मटेरियल क्वांटिटी। होम्योपैथी मानती है कि वाइटल फोर्स डायनामिक होती है, इसीलिए डिसीज भी डायनामिक लेवल पर होती है। इसी कारण मेडिसिन की मटेरियल क्वांटिटी नहीं बल्कि उसकी डायनामिक पावर डिसीज को क्योर करती है। By this process, the most violent and deadly poisonous are not harmless but the transformed into beneficial healing remedies। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉइजनस पूरी तरह बदल जाता है। होम्योपैथी कंसेप्ट के अनुसार पोटेंटाइजेशन के बाद पॉइजनस सब्सटेंस की हार्मफुल मटेरियल क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और उन्हें थेरापेटिक पर्पज़ के लिए उपयोग किया जा सकता है। यानी होम्योपैथी के अनुसार पोटेंटाइजेशन के बाद वही सब्सटेंस हीलिंग रेमेडीज़ के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ये हो गया हमारा ड्रग डायनामाइजेशन का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, सब्सटेंस विच आर मेडिकली इनर्ट इन देयर क्रूड नेचर स्टेट आर कॉज्ड एक्टिव एंड इफेक्टिव फॉर द हीलिंग द सिक। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जिनका क्रूड फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उन्हें पोटेंटाइज और डायनामाइजेशन किया जाता है तब उनकी हिडन मेडिसिन पावर एक्टिव होती है। उसके बाद वही सब्सटेंस रोगों को इलाज में उपयोग बनती है, जैसे कि कॉमन साल्ट, नाइट्रोमूर, चारकोल, कार्ब वेजिटेबल, सिलिशिया, ये सब। द मेडिसिनल क्वांटिटीज ऑफ द ड्रग विच आर मोर और लेस एक्टिव इन द नेचुरल स्टेट एंड इनहांस एंड देयर स्पेयर ऑफ एक्शन आर ब्रांडेड बाय दिस प्रोसेस। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो पहले से एक्टिव होती है, लेकिन पोटेंटाइजेशन करने के बाद उनकी मेडिसिनल पावर और बढ़ जाती है, उनका थेरापेटिक इफेक्ट अच्छा होता है एंड स्पेयर ऑफ एक्शन, काम करने का क्षेत्र भी और बढ़ जाता है, यानी मेडिसिन पहले से ज़्यादा डिसीज पे काम करती है। द एक्शन ऑफ द पोटेंटाइज मेडिसिन आर डीपर, लॉन्गर एंड मोर वाइड स्प्रेड। पोटेंटाइजेशन इफेक्ट के बाद डीप जो मेडिसिन की पावर होती है वो डीप होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, शरीर के ज़्यादा पार्ट्स पर असर करती है, यानी क्रूड मेडिसिन की तुलना में पोटेंटाइज मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू होम्योपैथी थ्रू द 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड इन ईयर 1833। इसका मतलब हिस्ट्री पॉइंट है इसमें। ड्रग डायनामाइजेशन का जो प्रिंसिपल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 5th एडिशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये एडिशन 1833 में प्रकाशित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम पॉइंट की ओर से ध्यान रखना। ये हो गया हमारा ड्रग डायनामाइजेशन। तो स्टूडेंट, आज हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी पूरा पढ़ लिया। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। मैं डिस्क्रिप्शन में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन दूंगी और स्क्रीन पर भी दूंगी, जो एग्ज़ाम और वाइवा में अक्सर पूछे जा सकते हैं। इनमें किसी भी क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। किसी भी नहीं, सभी लिखने हैं क्वेश्चन के आंसर। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसके कमेंट में पिन कर दूंगी। इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, दूसरे स्टूडेंट को हेल्प भी मिलेगी और वाइवा की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हील विथ होमियो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।